क्या होगा अगर दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत कहलाने वाला ताजमहल असल में ताजमहल हो ही ना। क्या होगा अगर नीचे छिपे 22 कमरों में ऐसा सच दफन हो जो पूरे इतिहास को बदल दे। और क्या होगा जब एक नॉर्मल गाइड पूरी सरकार और इतिहास के खिलाफ जाकर इस रहस्य को दुनिया के सामने लाने की कोशिश करे। फिल्म की शुरुआत होती है साल 1959 से, जहां आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट की एक टीम ताजमहल के अंदर मौजूद 22 बंद कमरों में रेनोवेशन का काम करवा रही होती है। मजदूर दीवारों की मरम्मत कर रहे होते हैं, तभी अचानक एक कमरे की ईंट टूट कर नीचे गिर जाती है और जैसे ही टीम का एक सदस्य मिस्टर राव उस छोटे से छेद के अंदर झांकता है, वो पूरी तरह हैरान रह जाता है, क्योंकि अंदर कुछ ऐसा मौजूद था जिसे देखकर साफ लग रहा था कि ताजमहल का सच शायद दुनिया को बताया ही नहीं गया। फिल्म शुरुआत में ही इस रहस्य को अधूरा छोड़ देती है। इसके बाद कहानी पहुंचती है साल 2023 में, जहां हमें विष्णुदास नाम का आदमी दिखाया जाता है जो पिछले 30 सालों से ताजमहल में गाइड का काम कर रहा है। उसके पिता महेंद्र दास भी यही काम करते थे और अब उनका बेटा अविनाश भी इसी काम में आ चुका है। विष्णुदास को ताजमहल की हर छोटी बड़ी जानकारी पता है। वो टूरिस्ट को इतनी शानदार तरीके से ताजमहल के बारे में बताता है कि लोग खुश होकर उसे हजारों रुपए टिप देना चाहते हैं, लेकिन विष्णुदास सिर्फ 300 लेकर ही खुश हो जाता है। यही से पता चलता है कि वो बहुत ईमानदार और खुददार इंसान है। लेकिन उनका बेटा अविनाश इस बात से खुश नहीं होता है, क्योंकि उसे लगता है कि सिर्फ ईमानदारी से घर नहीं चलता। इसी बीच गाइड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का चुनाव आने वाला होता है और इस बार विष्णुदास भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इतने सालों में गाइड्स के लिए कुछ भी नहीं बदला। उनकी सिक्योरिटी, उनके अधिकार, सब कुछ नज़रअंदाज किया गया। लेकिन मौजूदा प्रेसिडेंट उस्मान खान को अच्छी तरह पता था कि अगर विष्णुदास चुनाव लड़ा तो उसकी जीत लगभग तय है, क्योंकि विष्णुदास की इमेज एक साफ और ईमानदार इंसान की होती है। उस दौरान महिमा नाम की एक लड़की जो ताजमहल पर डॉक्यूमेंट्री बना रही होती है, विष्णुदास का इंटरव्यू लेने आती है। इंटरव्यू के दौरान वो ताजमहल के 22 बंद कमरों और कार्बन डेटिंग के बारे में सवाल पूछती है। तभी हमें पता चलता है कि सालों पहले विष्णुदास के पिता महेंद्र दास भी उन्हीं 22 कमरों का रहस्य जानना चाहते थे। उन्हें लगता था कि ताजमहल के इतिहास में बहुत बड़ा झूठ छुपाया गया है। लेकिन जैसे जैसे वो सच के करीब पहुंचते गए, उन पर राजनीतिक और धार्मिक दबाव बढ़ता गया और आखिरकार उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी। यही बात विष्णुदास को अंदर से तोड़ देती है। अब उन्हें लगने लगता है कि उनके पिता कोई बहुत बड़ा सच जान चुके थे। एक रात दोस्तों के साथ बैठकर विष्णुदास ताजमहल को लेकर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं अगर ताजमहल पहले एक मंदिर था और बाद में उसे मकबरे में बदल दिया गया तो उसकी बातें सुनकर उसके दोस्त भड़क जाते हैं। लेकिन विष्णुदास अपने फैक्ट देता है। वो कहते हैं कि किसी मकबरे पर कलश, आम के पत्ते और त्रिशूल जैसे निशान कैसे हो सकते हैं। उसे शक था कि ताजमहल की असली कहानी दुनिया से छिपाई गई है। लेकिन अगले ही दिन उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाती है, क्योंकि उसकी सारी बातें किसी ने रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर वायरल कर दी थी। पूरा शहर उसके खिलाफ हो जाता है। उसे गाइड एसोसिएशन से सस्पेंड कर दिया जाता है। लोग उसके चेहरे पर कालिक पोत देते हैं, यहाँ तक कि उसके बेटे अविनाश को भी धमकियाँ मिलने लगती है। लेकिन अब विष्णुदास के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा होता है, इसलिए वो फैसला करते हैं कि अब सच अदालत में सामने आएगा। वो शशिकांत नाम के वकील के पास जाकर ताजमहल के खिलाफ PIL फाइल करने की बात करता है। हालांकि शशिकांत बताते हैं कि इससे पहले भी बहुत लोग ये केस लड़ने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन बिना सबूत के हर बार केस खारिज हो गया। इसीलिए विष्णुदास अपने पिता के पुराने साथियों से कुछ ऐसे सबूत इकट्ठा करते हैं जो शायद इतिहास बदल सकते हैं। लेकिन सच को दबाने वाले लोग भी शांत नहीं बैठे होते हैं। एक रात शशिकांत के कुत्ते को गोली मार दी जाती है और धमकी दी जाती है कि अगर केस नहीं छोड़ा तो अगला नंबर उसका होगा। डर की वजह से शशिकांत केस छोड़ देता है, लेकिन विष्णुदास हार नहीं मानते हैं। अब वो फैसला करते हैं कि वो अदालत में खुद अपना केस लड़ेंगे। कोर्ट में उसके खिलाफ मशहूर वकील रशीद खान खड़े होते हैं, जिन्हें पूरा भरोसा होता है कि ये केस बाकी मामलों की तरह तुरंत खारिज हो जाएगा। लेकिन विष्णुदास अदालत में ऐसे सवाल उठाते हैं जिन्हें सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। वो पूछते हैं अगर ताजमहल सिर्फ मकबरा है तो उसके अंदर किचन क्यों है, गेस्ट रूम क्यों है, गौशाला क्यों है और म्यूजिक रूम का मकबरे में क्या काम। इसके बाद वो अदालत को ताजमहल की तस्वीरें दिखाते हैं,
जहां उसे कलश, नारियल, आम के पत्ते और त्रिशूल जैसे चिन्ह दिखाई देते हैं। विष्णुदास का दावा होता है कि शाहजहां ने ताजमहल नहीं बनवाया, बल्कि किसी पुराने हिंदू महल को बदलकर उसे मकबरे का रूप दिया गया। विष्णुदास की दलीलें सुनकर अदालत भी हैरान रह जाती है और पहली बार इतिहास में ताजमहल के 22 बंद कमरों और उसके इतिहास की जांच के लिए PIL एक्सेप्ट कर ली जाती है। अब मामला सिर्फ एक इमारत का नहीं था, बल्कि उस सच का था जो अगर दुनिया के सामने आ जाता तो शायद इतिहास हमेशा के लिए बदल जाता। लेकिन तभी अदालत में विष्णुदास एक ऐसा सच सामने लाते हैं जिसे सुनकर पूरी कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि अब ये मामला सिर्फ ताजमहल का नहीं था, बल्कि इतिहास, राजनीति और करोड़ों लोगों की भावनाओं का बन चुका था। और सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, क्या सच में ताजमहल एक मकबरा है या फिर सदियों पुराना कोई रहस्य वहाँ छिपाया गया है। अब विष्णुदास अदालत में बताते हैं कि जिस जमीन पर ताजमहल बनाया गया था वो जमीन मानसिंह से नहीं, बल्कि उनके पोते जयसिंह से ली गई थी। और ये बात इतिहास में दर्ज है कि वहाँ पहले से एक भव्य गुंबद वाला महल मौजूद था। अब सवाल ये था कि क्या शाहजहां ने उसी महल को रेनोवेट करके ताजमहल बनाया या फिर उसे शुरुआत से बनवाया गया। तभी रशीद खान फ्रांस के ट्रेवलर टेवरनियर की बुक ट्रेवल्स ऑफ इंडिया का हवाला देते हैं, जिसमें लिखा था कि उसने ताजमहल को बनते हुए अपनी आंखों से देखा था। लेकिन यहाँ भी विष्णुदास अपनी तैयारी के साथ आए होते हैं। वो बताते हैं कि टेवरनियर भारत पहली बार तब आया जब ताजमहल का निर्माण पहले ही शुरू हो चुका था, और जब उसने दावा किया कि उसने आखिरी काम भी देखा तब वो आगरा में था ही नहीं। यानी उसकी गवाही पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। अब जैसे जैसे केस मजबूत होता जाता है वैसे वैसे विष्णुदास की फैमिली पर खतरे बढ़ने लगते हैं। उसके बेटे को पीटा जाता है, बेटी को परेशान किया जाता है, लेकिन फिर भी विष्णुदास पीछे हटने को तैयार नहीं होते हैं। अगली सुनवाई में एक आर्कियोलॉजिस्ट अदालत को बताता है कि ताजमहल को ऑटोगोलन प्लान पर बनाया गया था और ये डिज़ाइन पहली बार इस्तेमाल हुआ था। लेकिन विष्णुदास तुरंत जवाब देते हैं कि भारत के कई प्राचीन मंदिरों में ये डिज़ाइन सैकड़ों साल पहले से मौजूद है, यानी ये कोई नई चीज़ नहीं थी। इसके बाद रशीद खान शाहजहां के फरमान अदालत में पेश करते हैं, जिनमें मजदूरों और संगमरमर लाने का जिक्र था। इसमें लग रहा था कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने ही करवाया, लेकिन विष्णुदास यह भी एक बड़ा पॉइंट रखते हैं। वो कहते हैं कि उन फरमानों में कहीं भी ताजमहल का नाम नहीं लिखा गया। उस दौर में आगरा में कई निर्माण कार्य चल रहे थे, तो फिर ये कैसे मान लिया जाए कि वो सामान सिर्फ ताजमहल के लिए था। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब शशिकांत विष्णुदास को एक बूढ़े आदमी से मिलवाता है, और ये वही इंसान था जिसने 1959 में ताजमहल के बंद कमरों के अंदर झांका था। मिस्टर राव बताते हैं कि उन्होंने उन कमरों के अंदर ऐसी चीज़ें देखी थी जिन्हें बाहर आने नहीं दिया गया, लेकिन उन्हें धमकी दी जाती है और वो कोर्ट आने से मना कर देते हैं। अब विष्णुदास पूरी तरह अकेले पड़ चुके होते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक और बड़ा सबूत मिलता है। पता चलता है कि 1980 में पीटर विलियम्स नाम के एक विदेशी रिसर्चर ने ताजमहल के एक लकड़ी के दरवाजे की कार्बन डेटिंग की थी, और रिपोर्ट में सामने आया कि वे लकड़ी ताजमहल से लगभग 300 साल पुरानी थी। अब अदालत सबूत मांगती है, तभी महिमा विष्णुदास की मदद करती है और उन्हें पता चलता है कि उस रिसर्च के दौरान योगेश भट्ट नाम का एक भारतीय भी मौजूद था। विष्णुदास तुरंत देहरादून पहुंचते हैं और योगेश भट्ट को अपने साथ लाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ लोग उन्हें किडनैप करने की कोशिश करते हैं। यह फिल्म पूरी तरह थ्रिलर मोड में आ जाती है, लेकिन असली गेम तो विष्णुदास पहले ही खेल चुके होते हैं। जिस आदमी को किडनैप किया गया वो असली योगेश भट्ट नहीं बल्कि पुलिस वाला होता है। असली योगेश भट्ट तो सुरक्षित तरीके से कोर्ट पहुंच चुके होते हैं। अब अदालत में योगेश भट्ट वो सच बताते हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। वो बताते हैं कि 1980 में उन्होंने पीटर विलियम्स को खुद ताजमहल के किनारे वाले गेट से लकड़ी निकालते देखा था, और कार्बन डेटिंग में साफ निकला कि वे लकड़ी 1359 ईस्वी की थी, यानी ताजमहल बनने से कई सौ साल पुरानी। इतना ही नहीं, योगेश ये भी बताते हैं कि 1959 में मिस्टर राव ने बंद कमरों के अंदर अष्टवसु की मूर्ति भी देखी थी, लेकिन आर्कियोलॉजी विभाग ने उन्हें चुप रहने की धमकी दी थी और बाद में उन पुराने दरवाजों को भी हटवा दिया गया। अब मामला पूरी तरह पलट चुका होता है। रशीद खान अपनी फाइनल दलील में कहते हैं कि अगर ताजमहल की पहचान बदल दी गई तो देश को करोड़ों का नुकसान होगा, लाखों लोगों की रोजी रोटी छिन जाएगी और धार्मिक विवाद बढ़ सकते हैं।
लेकिन विष्णुदास का आखिरी भाषण फिल्म का सबसे पावरफुल मोमेंट बन जाता है। वो कहते हैं कि सच सामने आने से ताजमहल छोटा नहीं होगा बल्कि और महान बन जाएगा। सच छिपाने से इतिहास नहीं बदलता। वो नालंदा विश्वविद्यालय से लेकर मुगलों और अंग्रेजों तक के इतिहास का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि अगर हम अपने इतिहास पर सवाल पूछना बंद कर देंगे तो एक दिन हमारा अस्तित्व ही सवाल बन जाएगा। आखिर में अदालत अपना फैसला सुनाती है। कोर्ट मानती है कि इतिहास में कई बदलाव और गलतियां हुई है, इसलिए बच्चों को इतिहास का हर पक्ष, हर साइड पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन ताजमहल पर अंतिम फैसला देने से पहले अदालत दोनों पक्षों के दस्तावेजों की जांच करने का ऑर्डर देती है और फैसला सुरक्षित रख लिया जाता है। देखिए दोस्तों, सच चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, उसे हमेशा के लिए छुपाया नहीं जा सकता। फिल्म ये दिखाती है कि इतिहास सिर्फ किताबों में लिखी गई बातें नहीं होता, बल्कि कई बार उसके पीछे ऐसे राज छिपे होते हैं जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी होता है। विष्णुदास का किरदार हमें सिखाता है कि अगर इंसान सच्चाई के लिए खड़ा हो जाए तो पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो, उसे हार नहीं माननी चाहिए। साथ ही फिल्म ये भी बताती है कि किसी भी देश की पहचान उसके इतिहास और संस्कृति से होती है। अगर आने वाली पीढ़ियों को अधूरा इतिहास पढ़ाया जाएगा तो वो अपने असली अतीत को कभी नहीं जान पाएंगे। दोस्तों, सच्चाई सामने आने से किसी स्मारक की खूबसूरती कम नहीं होती। ताजमहल आज भी खूबसूरत है और हमेशा रहेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि लोग उसके पीछे की असली कहानी जानना चाहते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।